नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज जिस जन्म कुंडली को विश्लेषण के लिए लिया गया है उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1988। जन्म समय है 8 बजे का। आजमगढ़ का जन्म है। इन्होंने पूछा हुआ है पिछले 5 साल से ये बहुत परेशान है। हर मामले में लगभग मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। सेहत में भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, काम काज आदि की तो बाधा है ही। ऐसा इनकी कुंडली का विश्लेषण करके रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इनके ग्रह स्पष्ट पे चलेंगे। लगन इनकी कन्या लगन है, यानी लगन का स्वामी बुध है। 4 अंश का इनका लगन है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगन है, जो कि सूर्य के नक्षत्र में आएगा। सूर्य इनका अपनी ही राशि में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, यानी 12वें भाव में है। 2 अंश का है और मघा नक्षत्र में है, जो कि केतु का नक्षत्र होता है। चंद्रमा इनका तुला राशि में है, 14 अंश का है, स्वाति नक्षत्र में है। और ध्यान देने योग्य बात है कि ये चंद्रमा इनका राहु के नक्षत्र में है। सूर्य और चंद्रमा का राहु के नक्षत्र में जाना मानसिक परेशानी, अपयश और काम में रुकावट, बाधा देता ही है, क्योंकि राहु और चंद्रमा, राहु और सूर्य, इनमें कोई भी किसी प्रकार से मैत्री नहीं है। मंगल इनका मीन राशि में है, 17 अंश का है, रेवती नक्षत्र में है। यह बुध का नक्षत्र होता है। बुध इनका सिंह राशि में है, यानी ये भी 12वें भाव में है। 17 अंश पर है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। यानी बुध शुक्र के नक्षत्र में अच्छा है। गुरु वृषभ राशि में है, 10 अंश का है, रोहिणी नक्षत्र में है चंद्रमा के। शुक्र इनका मिथुन राशि में है, 16 अंश का है, आद्रा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। शनि धनु में है, 2 अंश का है, मूल नक्षत्र अर्थात केतु के नक्षत्र में है। राहु कुंभ राशि में है, 20 अंश का है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र होता है। तो यहाँ पे सारे ग्रहों का नक्षत्र और राशियों को मैंने लिख दिया है। इसमें अगर हम देखें तो राहु का नक्षत्र जो है, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है और एक शुक्र राहु के नक्षत्र में होकर के बैठा है। शनि इस कुंडली में वक्री है और शेष अन्य ग्रह राहु केतु तो हमेशा वक्री होते हैं। शेष ना कोई ग्रह वक्री है ना ही अस्त है। लग्न कुंडली पर चलते हैं और इन सारी चीजों का फलादेश निकालने का प्रयत्न करते हैं। सम्मुख आपके इनकी लग्न कुंडली है, कन्या लगन है, 6 नंबर की गिनती लगन में है। लग्नेश 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है और 10म भाव का स्वामी बुध भी 12वें में जाकर के बैठा हुआ है। जन्म स्थान छोड़ने का इंडिकेशन यहाँ से मिल जाता है कि व्यक्ति जन्म स्थान से अलग हटके किसी स्थान पे जा सकता है, और जन्म स्थान छोड़ के अलग स्थान पे जाना ही थोड़ा ज्यादा अच्छा भी रहता है। जिसका लग्नेश और कर्मेश 12वें में हो और अगर वह व्यक्ति जन्म स्थान पे रहेगा तो वह हमेशा परेशान रहेगा कामकाज को लेकर के। तो यहाँ पे वही चीज है। तो बुध इनको बाहर ले जा सकता है। नहीं गए हैं अभी तक बाहर तो जन्म स्थान छोड़ें और किसी दूसरे स्थान पे सेट होने का प्रयास करें। बुध इनका कारक होता है। सबसे पहला कारक बुध है, लग्नेश और दशमेश है। दूसरा कारक शनि होता है, लेकिन शनि की मूल त्रिकोण राशि 6ठे भाव में पड़ती है। और यहाँ पर एक विशेष चीज है कि राहु जो बैठा है यह शनि की तीसरी दृष्टि में आ रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम को बढ़ा देती है और जब यह राहु को देखेगा तो राहु का पराक्रम बढ़ाएगा, तो यहाँ से भी परेशानी दे रहा है। जैसे कार्यों में रुकावट और बाधा, देरी, ये चीजें देता है। मंगल इनका भी देखिए 7म भाव में है, मांगलिक भी है। 7म भाव में मंगल है इनका, ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए अगर हम थोड़ा देखें तो यहाँ पर मंगल है, मांगलिक हो गए। 12वें भाव में भी 2 क्रूर ग्रह बैठे हैं। 7वें भाव का विश्लेषण जब भी करेंगे तो 12वां भाव जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि अगर ये 7वां विवाह है, आपकी ससुराल है, तो विवाह के बाद जो सुख मिलना है पत्नी और आपके बीच का जो प्रेम संबंध है वह 12वां भाव बताता है। यहाँ पे 2 क्रूर ग्रहों की प्लेसमेंट बनी हुई है।
तो ये भी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। नवमांश कुंडली देखेंगे तो लगन में चंद्रमा ठीक है, लेकिन लग्नेश देखिए नीच राशि में शनि बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को लेके समस्याएं बढ़ जाएंगी अगर इनका जीवन साथी मांगलिक नहीं होगा। दो चीजें होती हैं, एक तो विवाह होने में, तय होने में परेशानी देता है, देरी कराए, परेशानी कराए तय होने में, और विवाह होने के बाद भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं दे। अगर जीवन साथी मांगलिक है, अगला व्यक्ति मांगलिक है और निवारण हुआ है तो काफी कुछ ठीक है, अन्यथा यहाँ पर काफी प्रॉब्लम्स आएंगे। तीसरा जो कारक होता है यह शुक्र होता है, और शुक्र महाराज मित्र की राशि में दशम में बैठे हैं। कुंडली का सबसे अच्छा ग्रह इस यहाँ पर शुक्र है, क्योंकि शुक्र इनके भाग्य का स्वामी है और शुक्र इनके धन का स्वामी है। धनेश और भाग्येश कर्म भाव में मित्र की राशि में बैठा हुआ है, यह एक अच्छा कॉम्बिनेशन शुक्र के द्वारा बन रहा है। शनि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है। बुध ठीक था, लेकिन 12वें भाव में जाने से थोड़ा गड़बड़ हुआ, क्योंकि काल पुरुष के अनुसार यह बुध नीच राशि में पड़ा हुआ है। कुंडली के अन्य ग्रहों को अगर हम देखते हैं तो छठे भाव का राहु अच्छा फल करता है, देर सवेर यह इनके लिए अच्छा फल लेकर के आएगा। मंगल जो है कभी कभी पेशाब और यूरिन आदि में भी समस्याएं देगा, क्योंकि कन्या लगन के लिए मंगल सबसे प्रबल मारक होता है। तीसरे भाव और 8वें भाव का जो ग्रह स्वामी है वह प्रबल मारक है, मंगल प्रबल मारक है, मारक भाव में बैठा हुआ है, तो यह पत्नी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि मंगल अष्टमेश होकर के बैठा हुआ है सप्तम में, इसलिए इनके पत्नी को वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा ये और परेशान करने की स्थिति में रहेगा। इस कुंडली में अगर हम गुरु को देखते हैं तो गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, और बैठा हुआ है यहाँ पर नवम भाव में, शत्रु की राशि में है। यहाँ से गुरु देखेगा लगन को, स्वास्थ्य और आयु को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तीसरे भाव को देखेगा, ये भी ठीक है, और पंचम भाव पर इसकी दृष्टि जाएगी, नौवीं दृष्टि जाएगी, जहां पर इसकी नीच राशि पड़ रही है। तो इनकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है, जो जीवन में पॉलिसी मेकिंग है, मतलब अपने लिए नियम कायदे कानून योजनाएं बनाना, वह थोड़ी सी इनको परेशानी दे रही है। चंद्रमा भी अकेला बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ कोई नहीं है, अगले भाव में कोई नहीं, पिछले भाव में कोई नहीं है। चंद्रमा से अगर केंद्र की बात करें तो एकदम से खाली है। चंद्रमा से चतुर्थ भाव लीजिए, यह भाव खाली है। चंद्रमा से सप्तम भाव लीजिए, खाली है। चंद्रमा से दसम भाव लीजिए, यह खाली है। यानी इस कुंडली में केंद्रुम दोष ज्यादा प्रबल रूप से हावी हो रहा है। और इसके साथ साथ जो एक मैंने बात बताई थी, यहाँ पर हमें चंद्रमा का नक्षत्र भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा इस कुंडली में स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में है। इस कुंडली का पूरा मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूं, जहां से बेस गड़बड़ हुआ है। चंद्रमा केंद्रुम दोष में है, राहु के नक्षत्र में है, राहु की दृष्टि में है, तो कुल मिलाकर के चंद्रमा की प्रॉब्लम अधिक है। इनको डिसीजन बहुत सोच विचार के सही तरीके से लेना है, मानसिक परेशानियां ये चंद्रमा देगा। और यह चूंकि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, राहु छठे भाव में है, तो कर्ज आदि की भी समस्याएं यह क्रिएट करने वाला है। चंद्रमा लाभ भाव का स्वामी होकर के धन भाव में गया है, कभी भी बड़े लालच के चक्कर में इनको फंसने से बचना होगा, अन्यथा नुकसान होगा। और यहाँ से राहु जो है, पांचवी दृष्टि राहु की जाएगी यहाँ पर, शुक्र को देखेगा तो ये थोड़ा लग्जरी वगैरह जीवन में दिलाने का प्रयास करेगा। सातवीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी, सूर्य को देखेगा। इस कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों पीड़ित है। चंद्रमा तो देखिए केंद्रुम दोष में है, राहु के नक्षत्र में है, राहु की दृष्टि में है, साथ ही साथ वो उसके आगे पीछे कोई नहीं है। सूर्य अपनी राशि का होकर के थोड़ा सा बलवान हुआ है, 12वें भाव में अपनी राशि में है, लेकिन फिर भी यह सूर्य जो है केतु के साथ में है, राहु के साथ में है, तो पीड़ित तो हुआ ही है। तो चंद्रमा से हम क्या देखते हैं, मनोबल कम है। सूर्य से आत्मबल देखते हैं, वो भी कम है, लेकिन उस स्तर की कमी नहीं है। तो यहाँ पे इस कुंडली से निकल करके बात आ रही है, मुख्य समस्या चंद्रमा के कारण से यहाँ बन रहा है एक, और सूर्य के साथ केतु होने से समस्याएं बन रही हैं। इनको जन्म स्थान से अलग जो स्थान पे रहना चाहिए। केंद्रुम दोष पूर्ण रूप से लागू हुआ है। अब अगर आप केंद्रुम दोष यहाँ पर देखें, चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है,
9वां कुंडली में भी चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, यह भी एक वीक पॉइंट बन जाता है। अभी इनकी शनि की महादशा चल रही है, वर्तमान में शनि की महादशा का भोग पिछले कुछ समय से कर रहे हैं और अभी आगे शनि की ही महादशा चलेगी 2011 से 30 तक। और इनका जो है उम्मीद करिए जब अगस्त 2017 बीता है, शनि में केतु का प्रत्यंतर आया है, तब से इनके जीवन की चीजें बिगड़ गई हैं। क्योंकि अगर आप शनि और केतु को देखेंगे तो पहली चीज तो केतु की दृष्टि शनि के ऊपर आ गई है और यहीं से सारा खेल बिगड़ गया है। केतु चतुर्थ भाव को देख करके जब से शनि में केतु का अंतर आया तब से इनके जीवन में अस्थिरता का दौर शुरू हो गया है। एक दूसरी विशेष बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, शनि वक्री है यहाँ पे। अगर कोई शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, अगर शुभ ग्रह केंद्र में इन चारों घरों में या त्रिकोण में वक्री होता है तो अच्छा फल देता है। शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में वक्री हो और जो क्रूर ग्रह है, जैसे शनि होगा क्रूर ग्रह में और दूसरा कौन होगा, मंगल होगा। राहु केतु तो सदा वक्री रहते ही हैं। अगर शनि और मंगल वक्री हो तो ये तृतीय भाव में हो, छठे भाव में हो, लाभ भाव में हो तो ज्यादा अच्छा है। वहीं अष्टम भाव में कोई भी ग्रह वक्री हो तो नहीं ठीक है, 12वें में किसी ग्रह का वक्री होना नहीं ठीक है, द्वितीय भाव में शुभ ग्रह का वक्री होना ठीक है। तो शनि जो वक्री हुआ क्रूर ग्रह केंद्र में, ये भी जो है केंद्रीय बल की हानि हो गई है शनि की। तो शनि की महादशा उतरते समय, आते समय तो इनको अच्छा रिजल्ट दी होगी, 2011 से इनको ठीक परिणाम दी है, लेकिन जब फिर केतु का अंतर शुरू हो गया फिर उसी के बाद से जीवन में बवंडर इनके प्रारंभ हो चुका है, काफी परेशानियां शुरू हो गई हैं। अभी जो अंतर चल रहा है शनि में चंद्रमा का चल रहा है, मानसिक कष्ट का जबरदस्त समय चल रहा है। अगर आप चंद्रमा से किसी भी व्यक्ति का मन देखते हैं तो मन का भाव जो होता है वो चतुर्थ भाव होता है। चौथे भाव से व्यक्ति के का जो है मन देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, भावनाएं देखी जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, चतुर्थ भाव में शनि एक तो पीड़ित कर दिया चतुर्थ भाव को, चतुर्थ भाव के कारक और मन के कारक चंद्रमा को राहु ने पीड़ित कर दिया है। मानसिक समस्याएं तो इनकी कुछ ज्यादा नवंबर 2022 से बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। जून 2024 में मंगल का अंतर आएगा, मंगल उस समय इनके दाम्पत्य को पीड़ित करेगा, क्योंकि मंगल जो है कुंडली को मांगलिक बना रहा, अष्टमेश होकर के सप्तम में भी बैठा हुआ है। जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच में यह विवाह से जुड़ा, दाम्पत्य से जुड़ा जीवन में कोई ना कोई घटना कराएगा, कुछ ना कुछ उससे जुड़े हुए रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। अगली महादशा जो होगी वो बुध की होगी, जब शनि की महादशा 2030 में निकल जाएगी। शनि में राहु का फल किंचित अच्छा जाएगा, शनि में राहु से अच्छा होना शुरू होगा जुलाई 2025 से। फिर उसके बाद गुरु आएगा, वो भी ठीक जाएगा क्योंकि शनि गुरु के घर में बैठा है और गुरु जो है यहाँ पर नवम भाव में बैठा हुआ है। गुरु शनि में के राहु से और गुरु से फल अच्छा होगा, यानी अभी इनके जो संघर्ष का समय है वह बचा हुआ है जब तक शनि में राहु मंगल का प्रत्यंतर जुलाई 2025 नहीं निकल जाता है। तो अभी करंट में इनको करना क्या चाहिए, शनि ग्रह पे विशेष ध्यान देना है। इनकी जो तुला राशि है अगर यहाँ से देखेंगे तो राशि से यहाँ पर गुरु और राहु का गोचर चल रहा है। ये गोचर बदल जाएगा अक्टूबर में, राहु अष्टम को छोड़ के सप्तम में आ जाएगा, यानी अक्टूबर लास्ट नवंबर से इसी साल इनको काफी राहत होने वाला है। और अगले साल अप्रैल में बृहस्पति भी राशि बदल के यहाँ आ जाएगा, जो कि लगन से नवम भाव पड़ेगा, कुंडली में जहाँ बैठा है वहीं आ जाएगा, यानी ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। पहला जो चेंज होगा इनके लाइफ में कुछ रिलीफ देने वाला वो इस साल नवंबर में होगा और अगला स्टेप होगा अगले साल अप्रैल बीतने के बाद में। अभी कोई साढ़े साती वगैरह इनकी नहीं चल रही है। इनकी दूसरी वर्ग कुंडलियों पर चलते हैं, एक नजर वहां भी डालते हैं। देशकाण कुंडली का लगन ठीक है, लगन में शुभ ग्रह बैठा है, लग्नेश बुध है और यह बुध जो है
राशि परिवर्तन के साथ गुरु के साथ है। ठीक है, मेहनत परिश्रम करेंगे, कोई शारीरिक श्रम अधिक कर पाए ऐसा योग नहीं है। अत्यधिक शारीरिक श्रम तो नहीं करेंगे, देह नहीं तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अपने काम काज के लिए मेहनत करेंगे। चतुर्थांश कुंडली को देखिए, लगन में मंगल बैठा है क्रूर ग्रह, और लग्नेश बुध जो है वह छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो बहुत भाग्य के मजबूत हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं, भाग्य बहुत अधिक मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे छठे भाव में बुध जो गया है वह केतु के साथ में ही होके बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह के साथ में है, अत्यधिक भाग्य का साथ नहीं दिखाई दे रहा। और एक चीज और है, चतुर्थांश में भी देखेंगे तो चौथे भाव का जो स्वामी गुरु है ये भी 12वें भाव में गया हुआ है। यह भी इंडिकेशन दे रहा है कि जन्म स्थान छोड़ो, जन्म स्थान से हटाने का यह भी प्रयास कर रहा है। अगली कुंडली देखेंगे पंचमांश कुंडली। पंचमांश कुंडली का लगन देखिए ठीक है, लेकिन लग्नेश कहाँ गया हुआ है, अष्टम भाव में गया हुआ है। यहाँ पे मंगल नीच का भी होकर के बैठा हुआ है, तो कुछ दाम्पत्य के मामले में ये बहुत सही विचार नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, पंचमांश कुंडली में देखिए सूर्य नीच का है, शनि के साथ है। पब्लिक स्पीकिंग में इनको अत्यधिक कॉन्फिडेंस की जरूरत है। पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच में बोलना, दो लोगों से बातचीत करने के दौरान इनको अधिक साहस और आत्मविश्वास की जरूरत है, जिसकी कमी है। षष्ठांश कुंडली अगर देखते हैं तो लगन ठीक है, लगन का स्वामी भी दशम में गया है, ये भी ठीक है। छठे भाव पे अत्यधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव, शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, ना क्रूर का है, यानी जीवन में शत्रु जो होते हैं वो थोड़ा सा अत्यधिक पीड़ित नहीं कर पाएंगे, नुकसान नहीं कर पाने वाले हैं। खष्टांग से हम शत्रु आदि देखते हैं तो उसकी कोई विशेष बाधा नहीं आएगी। हालांकि सूर्य के साथ शनि बैठा है, जीवन स्ट्रगल मय बनाता है ये। अगली कुंडली पर इनके चलेंगे तो वहां से सप्तमांश देखेंगे संतान आदि के लिए। लग्न कुंडली से अगर हम संतान भाव को देखते हैं तो संतान भाव इनकी लगन कुंडली से पंचम भाव ठीक ठाक स्थिति में है, शनि स्वामी है, केंद्र में बैठा है, गुरु की दृष्टि है। और सप्तमांश कुंडली का लग्नेश भी देखिए उच्च का है, पंचम में स्वाग्रही सूर्य है। संतान का सुख काफी ठीक और अच्छा दिखाई दे रहा है। पहली संतान विशेष रूप से एक संतान कम से कम सुख दिखता है और अच्छा सुख उसका बनेगा। अष्टमांश कुंडली अगर आप देखते हैं तो लगन ठीक है, लग्नेश बुध अष्टम भाव में गया है। इन्होंने कभी कभी इनके मन में सुसाइडियल थॉट्स आते हैं, हल्का फुल्का कभी कभी सोचते हैं कि जीने से अच्छा ऐसी जिंदगी से तो ना रहना ही है, ऐसा बन जाता। अगर अष्टमांश का लग्नेश अष्टम भाव में आया हो तो ऐसे ख्याल कभी जीवन में आ जाते हैं, लेकिन खतरा कम हो, सिर्फ थॉट्स ही आकर के रह जाते हैं। यहाँ पे मंगल सूर्य और शुक्र तीन ग्रह बैठे हैं, शनि महाराज 12वें भाव में हैं और गुरु से संबंध बना रहे हैं। अगर अष्टमांश कुंडली में गुरु और शनि का संबंध बनता है तो ये आयु वृद्धि के नियम का पालन हो जाता है, आयु बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आयु अच्छी है। नौमांश कुंडली पे मैंने चर्चा करी दी है, नौमांश का लग्नेश नीच का है, यह अच्छी बात नहीं मानी जाती है। ऐसे में जातक का जो जीवन साथी होता है उससे भी कुछ न कुछ जीवन में व्यक्ति को आघात लगने की संभावना रहती है। दसमांश कुंडली का लगन देखिए ठीक है, लेकिन लग्नेश अष्टम भाव में गया हुआ है, काम काज के लिए बड़ा स्ट्रगल, मेहनत, संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी परिणाम किसी व्यक्ति को अगर 30 दिन में मिलता है तो वही परिणाम इनको अधिक दिन में मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव क्या होता है, गहरा गड्ढा होता है, यानी परिणाम निकालने में इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा अगर देखते हैं, सेकंड हाउस जो है चंद्रमा स्वामी है और यह केतु के साथ ग्रहण दोष में नवम भाव में है, शनि की दृष्टि में है। बहुत मन माफिक पैसा इनके जीवन में ये बचा नहीं पा रहे हैं, जैसे सोचेंगे कि इस पैसे को बचाना है, रखना है, कोई ना कोई कार्य आएगा उसमें पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा। सूर्य के साथ राहु तृतीय भाव में बना है, तो वही बोल रहा हूँ, काम काज में मेहनत तो करते हैं क्योंकि सूर्य स्वाग्रही है, लेकिन साथ में राहु है, पूरा परिणाम नहीं पाएंगे। इनकी मेहनत से कोई दूसरा विकास कर जाए ऐसा भी दिखता है। शुक्र इनके छठे भाव में बैठा है, तो जहाँ कहीं काम काज करें, इनका अपना काम हो, नौकरी हो, जहाँ कहीं करें वहां पर स्त्रियों को नंगे पांव ना रहने दें। शनि महाराज ठीक है यहाँ पे, और चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है। काम काज वाले स्थल पे हमेशा कुछ ना कुछ सोचना, विचार करना,
मन को थोड़ा सा शांत बनाने की जरूरत है। गुरु मंगल का योग है, ये जितना मेहनत कर देते हैं उतना प्रॉफिट ये निकाल पाएंगे। अगली कुंडली पर चलते हैं। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति देखते हैं। लगन में सूर्य बैठा है और लग्नेश गुरु की इस पर दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है, चंद्रमा की भी दृष्टि है। जीवन में ये एकादशांश कुंडली इनकी थोड़ी सी मदद करती हुई प्रतीत हो रही है। यानी इनकी इच्छाएं रगड़ के संघर्ष करके परेशान होने के बाद अंततः इनकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, जो लक्ष्य है उसे पा लेंगे। लेकिन चूंकि लग्न कुंडली पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है, तो मेहनत करके रगड़ के ही पाएंगे, लेकिन अंततः पाएंगे। मेहनत के बाद परिणाम है। द्वादशांश कुंडली देखते हैं तो लगन में राहु बैठा हुआ है, लग्ने शुक्र गुरु की राशि में है और इस कुंडली में सूर्य 12वें भाव में है, चंद्रमा 6ठे भाव में नीच के बुध के साथ में बैठा हुआ है। तो माता पिता में जो है थोड़ा सा माता के लिए ठीक नहीं दिखाई देता है, माता के स्वास्थ्य की चिंता इनको रह सकती है और पिता से साथ सहयोग मिलने की संभावनाएं अधिक दिखाई दे रही हैं। कोडसांश कुंडली से वाहन के सुख का विचार होता है। लगन का स्वामी शनि 12वें भाव में गया है, लॉन्ग ड्राइव पे इनके वाहन जा सकते हैं और यह इंडिकेशन भी दे रहा है कि घर से अलग होकर के दूर स्थान पे वाहन इनको ज्यादा सुख दे पाएगा। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बुध बैठा है, चतुर्थ षष्टम भाव में बैठा हुआ है, धनेश 12वें में है, गाड़ी पे लोन ईएमआई रहेगा। इनकी गाड़ी पे स्क्रैच वगैरह खरोच वगैरह थोड़ा कम आए, इस बात की भी संभावनाएं बनी हुई है। चंद्रमा नीच राशि में है, गाड़ी से जो है सुख रहेगा लेकिन उससे मन की प्रसन्नता नहीं रहेगी, संतुष्टि नहीं रहेगी। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखेंगे तो यहाँ पे मंगल है, मंगल नीच का होकर के आकर के बैठा हुआ है, नवम भाव में बैठा हुआ है। सांसारिक प्रेम को ही सब कुछ मानना ठीक नहीं है, कुछ ईश्वरीय और दैवीय प्रेम की तरफ भी बढ़ने को इनको सलाह दी जा सकती है, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति यहाँ पर है। तो सांसारिक प्रेम के पीछे जितना भगेंगे उतना ज्यादा परेशान रहेंगे। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली देखिए, लगन में 24 पॉइंट है, बहुत अच्छा तो नहीं है, एवरेज पॉइंट 28 होता है। इनकी लगन कुंडली देखनी पड़ेगी। लगन कुंडली के लगन में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए कोई बहुत विशेष बात नहीं है। यहाँ पे लग्नेश 12वें भाव में बुध गया हुआ है, जहां पर 26 पॉइंट है। 12वें भाव में इनके 3 ग्रह केतु, सूर्य और बुध है। केतु है, सूर्य है और बुध है, और 12वें भाव में पॉइंट कम है। यानी केतु, सूर्य और बुध का योग इनको बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देगा। धन भाव में 31 पॉइंट है, व्यय भाव में 26 है। धन भाव में अधिक है, व्यय में कम है, और लाभ भाव में थोड़ा सा कम आ रहा, 25 आ रहा, व्यय में 26 है और धन में 31 है। तो पैतृक रूप से धन संपत्ति की प्राप्ति की संभावनाएं भी बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। पिता के द्वारा, कुल खानदान के द्वारा संपत्ति वगैरह की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पे धन भाव ठीक है, व्यय भाव से अधिक पॉइंट है लेकिन लाभ भाव से कम है। धन इनका प्लस माइनस होकर के बहुत ज्यादा बचत की स्थिति नहीं है, लेकिन कोई धन भाव में अच्छा पॉइंट है तो कोई दुख दरिद्रता का भी योग लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा। तृतीय भाव में 23 पॉइंट है, मेहनत परिश्रम को बढ़ाएं। चतुर्थ भाव में 33 पॉइंट है, सुख साधन सुविधाएं मिलेंगे। पंचम में 27 है, संतान ठीक है, थोड़ा एवरेज से कम सुख रहेगा। छठे में कम पॉइंट रहना ही अच्छा है, 27 पॉइंट है, तो विरोधी शत्रुओं को ये डाउन करता है। पति और पत्नी वाले यानी लगन में और सप्तम भाव के पॉइंट में ज्यादा अंतर है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 31 है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन साथी हावी होने का प्रयास करता है। अष्टम भाव में 30 पॉइंट है, आयु को तो लंबा करता है लेकिन मानसिक तनाव, स्ट्रगल, परेशानियां भी देता है। भाग्य भाव में कम पॉइंट्स हैं, भाग्य औसत दर्जे से कम का है लेकिन कर्म और मेहनत अधिक है, उस हिसाब से लाभ की भी गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। गोचर की अगर बात करें, जब भी कोई भी ग्रह, ज्यादातर इनके ग्रह चाहे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तुला राशि में जब ग्रहों का गोचर ज्यादातर रहेगा तब इनको अच्छा फल मिल जाएगा। धनु राशि में ग्रहों का गोचर अच्छा फल देगा। मीन राशि में ग्रहों का गोचर इनकी पत्नी के अहंकार को बढ़ाएगा। मेष राशि में ग्रहों का गोचर इनसे बहुत अधिक मेहनत करवाएगा। मिथुन राशि में ग्रहों का गोचर इनके काम को बढ़ाएगा, लाभ को बढ़ाएगा, प्रमोशन कराएगा, काम में वृद्धि कराएगा। जहां 30 या उससे अधिक पॉइंट है, जब उन
राशियों में ग्रहों का गोचर होता है तो वह गोचर इनके लिए अच्छा रहेगा। इनकी महादशाओं को देखिए तो अभी जो मैं बात कर रहा था, शनि की महादशा चल रही है। शनि महाराज केंद्र स्थान चतुर्थ स्थान में होकर के वक्री हैं और नवमांश कुंडली में नीच के भी हैं। तो ये मान के चलिए, नवमांश में नीच का होना, वो भी तृतीय भाव में होना, इस समय ये पराक्रम और मेहनत पुरुषार्थ से दूरी बनाते हुए नजर आएंगे। चंद्रमा का अंतर चल रहा है अभी, नवंबर 2022 से जून 2024 तक चलेगा। डीप डिप्रेशन में है ये। इसके लिए उपाय चंद्रमा का उपाय करना है, शनि का करना है। मंगल भी जब तक चलेगा ये परेशानी देगा, वैवाहिक जीवन की समस्या। जब ये शनि में राहु प्रारंभ होगा जुलाई 24 से, तब चीजें सुधरने का नाम लेने लगेंगी। बुध की महादशा उसके बाद आएगी। बुध कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है, नवमांश कुंडली में अपनी उच्च की राशि में है, और चंद्र कुंडली से देखने पर यह बुध जो है भाग्य का स्वामी होकर लाभ भाव में है। बुध का नक्षत्र जो है सिंह राशि में है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र कुंडली का धनेश और भाग्येश है। बुध की दशा इनके जीवन की अगर हम ओवरऑल आकलन कर लें तो बुध की दशा इनके लिए बेस्ट निकल के आ रही है, क्योंकि धनेश और लाभेश के नक्षत्र में है, 12वें में है। बाहर ले जाएगा, विदेश ले भी ले जा सकता है, और उस समय में इनको बहुत अच्छा धन लाभ भी कराएगा। फिर उसके बाद केतु की दशा आएगी। केतु की दशा इनके लिए अब्रज रहेगी, बहुत ठीक तो नहीं दिखाई दे रही है कि केतु में बहुत कुछ हो जाएगा। केतु इनकी कुंडली में सिंह राशि में होकर के बैठा हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। तो जीवन सामान्य चलेगा, लेकिन बुध से बेहतर नहीं होगा। अगर हम शुक्र की महादशा की बात करें तो ये दशा जीवन की सबसे अच्छी दशा होगी। शुक्र कुंडली का अच्छा ग्रह है, दसम भाव में है, ठीक स्थिति में है, नवमांश कुंडली में उच्च का है, और चंद्र कुंडली से भाग्य भाव में पड़ता है। शुक्र महाराज मिथुन राशि में है, आद्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, और राहु की दृष्टि में भी है। तो बुध से भी अच्छी शुक्र की दशा जा सकती है, यानी बुध और शुक्र की महादशाएं इनके जीवन में सबसे अच्छी महादशाएं होने वाली हैं। अब इनकी लग्न कुंडली पे चलते हैं और कुछ उपायों की बात करते हैं जहां से इनको शांति मिले। पहली चीज तो शनि के लिए जप कराना है, शनि महाराज के मंत्रों का जप करवा के हवन करवाएं। दूसरा जो सबसे मुख्य है, चंद्रमा के 1.25 लाख मंत्र जाप होंगे, हवन होंगे, चंद्रमा की वस्तु का दान होगा। शनि के लिए जो है लोहे का एक छल्ला बीच वाली अंगुली में पहनना है, लेकिन तब पहनना है जब जप और दान हो चुका होगा। मंगल भी दाम्पत्य को लेकर के इशूज अगर दे रहा है अभी करंट में, तो इनको जो है मंगल के लिए जप करवाना है, और वजन के बराबर मंगल के लिए वस्तु का दान भी करना है। जहां तक सूर्य और केतु के ग्रहण का सवाल है तो यह दोष इतना ज्यादा प्रबल नहीं है। सिर्फ सूर्य के लिए एक मुखी रुद्राक्ष पहन लेना भी इनके लिए काफी रहने वाला है। ये इनका ओवरऑल विश्लेषण हुआ है, और अब इनको जो है इसी हिसाब से ग्रहों का उपाय करके अगले 1.5-2 वर्षों तक धैर्य रखने की जरूरत है।